सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, उसके सेक्शन बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जो आपको 15 मार्क्स में आते हैं। एंड आपसे कोई भी 4 क्वेश्चन पूछे होते हैं और आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको आए हैं, ठीक है, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे हम यहाँ पे डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि इनमें से भी कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार आते हैं एंड आपको वो छोड़ के नहीं जाना है, मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, जो कि डेफिनेटली आप सेमेस्टर 1 के हो, तो आप सारे नए होंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिकॉज इस चैनल पे आपके सेमेस्टर से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लाए जाते हैं, जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको पैटर्न बताया जाता है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं वो बताया जाता है, ठीक है। हमने सेक्शन ए के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ऑलरेडी इस चैनल पे किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वो प्लेलिस्ट बना दी गई है। वहाँ पे सेक्शन ए के जितने 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको करके जाने हैं और आपके एमएसटी में भी वो आपकी हेल्प करेंगे, तो आप उसको देखो, ठीक है। उसके बाद आप ये सेक्शन बी को देखो और वीडियो को लाइक करना है अगर आप वीडियो पूरी देखते हो और आपको समझ आता है, और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आप ही के रिस्पॉन्स के बेसिस पे इस चैनल पे क्या है जल्दी जल्दी वीडियोस लाई जाती हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी वीडियो या अपडेट होती है तो सबसे पहले उसको वहीं पे शेयर किया जाता है, तो मेक श्योर आपने उसको ज्वाइन किया हो। एंड हमने सेक्शन ए ऑलरेडी किया है, तो आपको वो देख लेना है, वहाँ 5 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग हमने किया है। आपको पेपर पैटर्न पता होगा कि आपको सेक्शन ए आता है जिसमें आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एंड बी और सी सेक्शन में आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम 15 मार्क्स के ही अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी के 15 मार्क्स क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, थ्योरी नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट के थ्योरी नोट्स बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला, एंड वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो लाइक और शेयर करना है वीडियो को, और चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एंड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल फॉर रनिंग द बिजनेस एफिशिएंटली। अब ये क्वेश्चन है ना जो ये बहुत बार आया। अभी आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आप खुद पता लग जाएगा आपको एट द एंड कि ये कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो अभी मैं ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। अब देखो, ये आपने ना ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ा है, बट आप कॉलेज में अब इसको उस अकॉर्डिंग, मतलब वो प्रिंसिपल्स तो वही है, बट आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, थोड़ा और मतलब कि ये कह सकते हो एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मीनिंग पता है और वो इनफ है, नहीं। 15 मार्क्स से क्वेश्चन है तो आपको अच्छे खासे पेज भरने हैं, तो आपको अच्छा खासा पता होना चाहिए, एंड एग्जाम्पल्स के साथ आपको देना है, और एग्जाम्पल के साथ ही हम भी समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, ताकि फिर आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम पॉइंटर्स को रीड करेंगे, क्योंकि हमने एक बार पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए, हेनरी फ्योल, ठीक है, अब फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर थे, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स हमें दिए थे जो हमारी हेल्प करते हैं कि हम बिज़नेस को कैसे मैनेज करें। और अगर इन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हो, मतलब कि कोई भी बिज़नेस इनको फॉलो करता है, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, तो वो अपना बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली ऑर्गेनाइज्ड वे में चला सकता है। आपने क्लास 12th में प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, आप किसी भी कंपनी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते थे एंड आप बताते थे कि इन्होंने कैसे इन 14 प्रिंसिपल्स को अपने बिजनेस में अप्लाई किया है, एंड ये उनकी कैसे हेल्प कर रहा है इनकी सक्सेसफुलनेस में, एंड इनके स्मूथ रनिंग में कैसे ये उनकी हेल्प कर रहा है। तो वही आपको यहाँ पे भी बताया गया है। ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये बेसिकली कुछ रूल्स हैं बिजनेस के लिए, जो बिजनेस को गाइड करेंगे। जो मैनेजर को बेसिकली, जो मैनेज करता है वो मैनेजर है ना, मैनेजर को ये गाइड करते हैं कि भाई कैसे आपको अलग अलग सिचुएशन में राइट डिसीजन लेना है राइट टाइम पे, ठीक है। तो वही हम 1 बाय 1 देखेंगे। आप इनका डायग्राम बना सकते हो। अगेन मैंने आपको बोला है, सेक्शन जो आपका ए था वहाँ मैंने आपको बताया था कि डायग्राम कैसे बनाना है। देखो, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम के लिए ना आप 360 डिग्री वाला डायग्राम बनाओगे। दैट मीन्स बीच में आप लिख दोगे जो भी एक्सप्लेन कर रहे हो, लाइक यहाँ पे आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर बता रहे हो तो बीच में लिखोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप ये बताओगे। अब फिर आप उसके सारे डायरेक्शन में क्या है वो एरो बना के वहाँ पे अपने प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दोगे, क्योंकि अगर आप दूसरे कोई डायग्राम बनाते हो ना तो वहाँ पे फिर क्या है उतनी जगह इनफ नहीं होती है। तो आप एकदम 360 वाला बनाओगे तो आपका एक पेज भी उससे कवर हो जाएगा, एंड फिर क्या है आपका वो डायग्राम भी एकदम कंजस्टेड नहीं लगेगा, अच्छा क्लीन लगेगा, ठीक है। तो चलिए
सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ वर्क है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है बिजनेस को? ये बोलता है कि डिवाइड करो वर्क को। ठीक है, ब्रेक डाउन करो जो भी आपका टोटल वर्क है, उसको तोड़ो स्मॉल टास्क में एंड गिव ईच टास्क टू अ स्पेसिफिक पर्सन। एक काम है उसको सबसे पहले, अगर वो बड़ा काम है तो उसको स्मॉल पार्ट्स में तोड़ा जाए, और फिर तोड़ने के बाद जितने भी उसके वो अलग अलग काम बने हैं वो काम उसी पर्सन को दिया जाए जो उसमें स्पेशलाइज्ड है, जो उसको बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक बेकरी है, ठीक है, अब वहाँ पे एक पर्सन है, मान लो डो बना रहा है, अनदर पर्सन है वो क्या है बेक कर रहा है केक को, ठीक है, दूसरा उसको पैक कर रहा है, ठीक है, तीसरा उसको ये कह सकते हो कि सजा रहा है, जिसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है ना, जैसे कस्टमर ने डिमांड किया है वो वैसे ही उसको वो दे रहा है, फाइनलाइजिंग कर रहा है उसकी। ठीक है, अब इससे होगा क्या, देखो स्पीड बढ़ेगी क्योंकि वो बंदा अपने एरिया में बेस्ट होगा, जल्दी जल्दी करेगा, ऐसा नहीं है कुछ गलती हो रही है ये हो रहा है, नहीं, हर बंदे को पता है अपना अपना काम। ठीक है, एंड क्वालिटी मेंटेन रहती है क्योंकि ऐसा नहीं है एक ही बंदा सारे काम कर ले, पर जो बंदा जिसमें स्पेशलाइज था वो वही काम कर रहा है तो वो अपना बेस्ट क्वालिटी में उस काम को करके देगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है। अब ये हमने मीनिंग एंड एग्जाम्पल पढ़ा है, अगर आपको ये वाला प्रिंसिपल और डिटेल में देखना है तो वो आगे और हम देखेंगे, जहाँ पे ना आपको लाइक कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल भी पूछ लिए जाते हैं 15 मार्क्स में, तो वहाँ मैंने इसको और डिटेल में किया बिकॉज ना हमें ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में 14 प्रिंसिपल्स है तो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स वहाँ एक्सप्लेन करने हैं, तो वहाँ मीनिंग और एग्जाम्पल आपको दे के आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रिंसिपल है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या बोला गया है, देखो जो मैनेजर होता है ना शुड हैव द पावर, मतलब उसके पास ना पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ऑर्डर दे सके। ठीक है, एंड दे मस्ट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है उठाएगा उस रिजल्ट की जो कि जिसके लिए उसको पावर दी गई थी। ठीक है, दैट मीन्स एग्जाम्पल देखते हैं, एक मैनेजर है, ठीक है, वो डिसाइड कर रहा है डिलीवरी मेथड क्या होना चाहिए। अब वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि अगर उस मेथड से डिलीवरी लेट हुई तो जवाबदारी भी उसकी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या पावर दी कि भाई तू ना डिसाइड कर सकता है डिलीवरी रूट क्या होगा, वो तेरे ऊपर है, तेरे को पावर दे दिया हमने। ठीक है, अब मान लो उसने क्या है उस पावर का यूज़ करते हुए डिसाइड किया रूट, तो अब अगर लेट पहुंचा वो सामान उस डिलीवरी रूट से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी मैनेजर की होगी। ठीक है, ये कहने का मतलब है अथॉरिटी दो, एट द सेम टाइम वो बंदा उस अथॉरिटी को यूज़ करके अगर कुछ कर रहा है तो उसका रिजल्ट जो आया उसकी भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड आता है डिसिप्लिन। अब इसमें क्या बोला, एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो रूल्स एंड शो रिस्पेक्ट। बोल रहे हैं हर एक बंदा उस कंपनी में या उस बिजनेस में रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, एंड एक दूसरे के प्रति क्या है रिस्पेक्ट हो, जैसे कमिंग टू वर्क ऑन टाइम, जो भी आ रहा है वो क्या करेगा मतलब टाइम पे आएगा, एंड कंप्लीट करेगा जो भी उसको असाइंड है वर्क। ठीक है, एंड वो शो करेगा डिसिप्लिन, इससे क्या रहता है ना ऑर्गेनाइज रहता है सब। ठीक है, डिसिप्लिन रहता है, एक बाउंड्रीज मेंटेन रहती हैं। ठीक है, फिर आपका यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, ईच एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, अगर उसको मल्टीपल बॉसेस से ऑर्डर मिल रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसका फॉलो करूं, पहले का करूं तो दूसरा बोलेगा, दूसरे का करूं तो पहला बोलेगा। तो ये बोला गया कि एक बंदे को एक ही बंदा क्या है कमांड करे। ठीक है, तो इफ़ अ वर्कर इन अ स्टोर लिसन टू 2 मैनेजर्स, अगर एक वर्कर है स्टोर में वो सुन रहा है 2 मैनेजर की जो कि उसको अलग अलग डायरेक्शन दे रहे हैं, वो कह रहा है पहले ये कर दे, दूसरा कह रहा है ना ना पहले तो तू ये कर, नहीं, तो इससे होगा क्या, वो बंदा कर भी कुछ नहीं पाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस में डाउन आएगा, और कल को अगर उसको डांट पिटी तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए या हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने क्या है इस वाले प्रिंसिपल को बोला फॉलो करो। ये नेक्स्ट तुम्हारा फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऑल पीपल वर्किंग फॉर सेम गोल शुड फॉलो वन प्लान। क्या बोला कि जितने भी लोग अगर काम कर रहे हैं एक गोल को अचीव करने में तो वो एक ही प्लान को क्या करें फॉलो करें। इफ़ अ कंपनी इज़ लॉन्चिंग अ न्यू फोन, ऑल टीम जैसे कि मार्केटिंग टीम हो गई, प्रोडक्शन टीम हो गई, सेल्स टीम हो गई, वो फॉलो करे एक ही स्ट्रैटेजी को लॉन्च की डेट पे। ठीक है, तो ये बोला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सारों के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में लगने चाहिए, ऐसा नहीं है कोई अपना चला हुआ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि जो कंपनी का गोल है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके पर्सनल गोल से। अगर कोई ऐसा
सिचुएशन आती है जहाँ पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सामने एंड कंपनी का इंटरेस्ट भी हो, तो आपको उस टाइम पे कंपनी का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेने हैं, ना कि अपने पर्सनल गोल को इंपॉर्टेंस देनी है, प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एक एम्प्लॉय है, वो चाहता है हॉलीडे, बट अगर मान लो उस टाइम पे एक अर्जेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसको अपनी टीम को फर्स्ट रखना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट के काम को फर्स्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, 7वां पॉइंट है रेम्यूनरेशन फेयर पे। एम्प्लॉय है ना, जो उनको सैलरी मिल रही है, जो उनको पे मिल रहा है, वो फेयर होना चाहिए, उनके काम के बेसिस पे होना चाहिए, जितनी मेहनत है उतना होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक वर्कर है, वो एक्स्ट्रा आवर लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, तो उसको रिवॉर्ड करो बोनस दे के या कुछ ओवर टाइम पे करके। वाई? बिकॉज उसने एक्स्ट्रा दिया, अपना बेस्ट दिया, उसने एक्स्ट्रा दिया, तो आपको भी क्या है, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो रेम्यूनरेशन फेयर वे में होनी चाहिए। फिर है सेंट्रलाइजेशन। बोला गया कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ये कह लो कि बॉटम लोगों के पास होनी चाहिए, ना तो टॉप लेवल के पास होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल है, जैसे मान लो स्कूल है, स्कूल में जो मेजर डिसीजन है वो तो प्रिंसिपल लेगी, बट जो टीचर है वो डिसाइड कर सकते हैं कि टीच कैसे करना है क्लासरूम में। ठीक है, ये बताया गया है। फिर है स्केलर चेन। ये क्या बोलता है, चेन ऑफ कमांड। देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। सबको पता होना चाहिए, मुझे अगर ये वाली प्रॉब्लम को बताना है तो किसको बताना है, फिर वो आगे लेके जाएगा, वो आगे लेके जाएगा। जैसे स्कूल में आपको क्लास में कोई दिक्कत आ रही है, आप अपने मॉनिटर को बताओगे, मॉनिटर टीचर को बताएगा, टीचर फिर प्रिंसिपल को बताएगा। तो प्रॉपर चेन ऑफ कमांड क्या होनी चाहिए। देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, टॉप टू बॉटम, जैसे CEO, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, एवरीवन शुड फॉलो। हर किसी को फॉलो करनी है इस चेन को, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ना, जैसे आपने टीचर बोलेंगे कि मैंने सोचा कि आपने बता दिया, आपने बताया नहीं था, और उसका रिजल्ट क्या आपको चाहिए था, बट वो चीज़ फिर हुई नहीं, तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, उसका डिले आ जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, फिर आता है ऑर्डर। मतलब एवरीथिंग शुड बी इन राइट प्लेस। हर एक चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो मटेरियल हो। ठीक है, जैसे टूल्स वगैरह हैं जो यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर शेल्फ्स में होने चाहिए, ताकि वर्कर को इधर उधर घूमना ना पड़े। ठीक है, क्विकली मिल जाए। सिमिलरली राइट पर्सन अपने राइट जगह पे होने चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि पता है कि ये क्लर्क का एरिया है, तो वहाँ पे क्लर्क बंदा होना चाहिए। ठीक है, तो हर किसी को पता होना चाहिए कौन बंदा कहाँ बैठे है, अगर आपको उससे बात करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा। जैसे आपको बोला जाता था वो है आपका स्टाफ रूम, वो है आपका प्रिंसिपल रूम। ठीक है, तो वहाँ पे पता होना चाहिए कौन से बंदे की पोजीशन है या फिर कौन सा बंदा कहाँ बैठा होगा। ठीक है, फिर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब जो मैनेजर है वो ट्रीट करे सारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, इक्विटी वे में, फेयर वे में। ठीक है, 2 वर्कर हैं, सेम काम कर रहे हैं, तो आपको ट्रीट भी सेम ही करना है, और जो उनको उनकी सैलरी मिल रही है वो भी फेयर पे होनी चाहिए। ठीक है, फिर है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, या फिर जॉब सिक्योरिटी भी बोलते हैं इसको, कि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप फ्रीक्वेंटली चेंजेस करो स्टाफ को। ठीक है, ये नहीं अच्छा होता है, इससे सिक्योरिटी फील नहीं होती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, एम्प्लॉय को टाइम दो कि वो सेटल हो, वहाँ ग्रो हो। ठीक है, जैसे एक कंपनी है वो फायर करती रहती है, ठीक है, और हायर करती रहती है नए वर्कर्स को, तो भाई यहाँ पे क्या है, डिले आएगा, एरर आएंगे, मतलब कि जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। उन एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है हम जितना भी बेस्ट दे दें, ठीक है, कंपनी ने कुछ टाइम बाद उन्हें निकाल ही देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी उनको दो। फिर है इनिशिएटिव। कह रहे हैं एम्प्लॉय भी क्या करे, अपने आइडियाज़ को शेयर करे, उनकी भी से होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर आपको डिसीज़न लेना है। फिर है एस्पेरिडी कॉप्स। इसको क्या बोलते हैं, एस्पेरिडी कॉप्स, मतलब टीम स्पिरिट होनी चाहिए। मैनेजर को इंकरेज करना चाहिए टीम स्पिरिट और यूनिटी को। ठीक है, सेलिब्रेट करो, लाइक टीम सक्सेस हुई है अगर, है ना, पार्टी दो। ठीक है, तो ये मतलब कि सबको लेके चलना है, ग्रुप पे होना चाहिए। तो अगर हम अब समरी देखें इसकी, तो कह रहे हैं जो ये 14 प्रिंसिपल्स है ना, ये स्टिल बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एंड ये हमारी हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में वर्क एफिशिएंसी को, इससे रिड्यूस होती है कन्फ्यूजन। ठीक है, एंड एक बेटर वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, डिटेल में हमने कर लिया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपको पूछा गया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द स्टेप्स फॉलोड इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो ये तो आप 12th में अच्छे से करके ही जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में करना पड़ेगा, विद एग्जांपल्स करना पड़ेगा। तो देखिए, प्लानिंग क्या होती है वो बताना है, एंड आपको बताना है इसकी प्रोसेस। ठीक है, तो देखो, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करो, क्योंकि आपकी लाइक से क्या है, मोटिवेशन मिलती है, और जल्दी जल्दी क्या है, वीडियो बनाई जाती है और लाई जाती है। ठीक है, तो चलिए, और
हम तो वैसे भी अभी आप सेमेस्टर 1 में हो, सेमेस्टर 2, 3 तो सारे सेमेस्टर्स हम इस चैनल पे कवर करते हैं, तो आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो प्लानिंग का सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मीनिंग। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। ऑब्वियसली बात है, +2 में आपने बुक ही पढ़ी है, बुक 1, ठीक है, जिसमें मैनेजमेंट आपने पढ़ा और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है, आपका पहला फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर प्लानिंग आपका फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो इसमें आप करते क्या थे, आप इसमें थिंकिंग इन एडवांस करते थे। कोई भी काम करने से पहले एडवांस में ही सोच लिया करते थे, ठीक है, कि व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु विल डू इट, और इसको कौन करेगा। व्हाट टू डू में प्लानिंग कर रहे हो, हाउ टू डू में कि कैसे करना है, व्हेन टू डू मतलब टाइमिंग वाइमिंग देख रहे हो, एंड हु विल डू इट मतलब कि बंदों का अरेंजमेंट देख रहे हो कि कौन कैसे इसको करने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को पहले से ही सोचना, ठीक है, एक्चुअल में एक्शन से आने से पहले अगर ये सब सोचना, इसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। और प्लानिंग क्या थी, एक प्रोसेस थी, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, ये हमारी हेल्प करती थी कि सबसे पहले हम ना गोल सेट करते थे, फिर डिसाइड करते थे कि यार इस काम को ना करने का एक बेस्ट वे क्या हो सकता है। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की तो फिर आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे, अनऑर्गेनाइज्ड वे से सब कुछ करने लग जाओगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि एट द एंड आपने उसको अचीव भी किया है कि नहीं किया है और कितना किया है, ठीक है। तो प्लानिंग करना इज़ मस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, एक कंपनी है वो चाहती है लॉन्च करना एक नए प्रोडक्ट को, तो उसको प्लान करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट क्या होने वाला है, बजट क्या है उसका, टारगेट मार्केट क्या है उसकी जहाँ पे उसको लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, एंड उसको कैसे एडवर्टाइज़ किया जाएगा। इन सब के बारे में सोचना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप प्लानिंग के फेस में ढूंढते हो, ठीक है। तो वो प्लानिंग का मीनिंग क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम देखते हैं प्लानिंग की प्रोसेस। चलिए, सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो इसका भी डायग्राम बनेगा और प्रोसेस का डायग्राम अलग होता है, ये स्ट्रेट बनता है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा डायग्राम आप बनाओगे। अगर आपके पास बुक है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आप डिसाइड करते हो कि आप क्या चाहते हो अचीव करना। डेफिनेटली उसी के ऊपर क्या करोगे, आप प्लान बनाओगे। तो ये हमेशा क्या है, हमने प्लानिंग के फीचर में भी पढ़ा होता है, ये क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है ना। दैट मीन्स यू हैव टू सेट फर्स्टली अ गोल, ठीक है, उसके ऊपर क्या है आप प्लानिंग बनाते हो। तो क्या बोला है, डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक कंपनी चाहती है कि उसको अपनी सेल बढ़ानी है 20% से इस साल, ठीक है। चलिए, अब डेवलपिंग प्रीमिसेस, अब वो क्या है, प्रीमाइसेस को डेवलप करती है, दैट मीन्स अजम्पशंस लेके चलती है कुछ, ठीक है। अब क्या अजम्पशंस हैं, थिंक अबाउट द फ्यूचर कंडीशंस, वो ना फिर आगे का सोचती भी है कि यार हम प्लानिंग तो आगे की बना रहे हैं और ऑब्जेक्टिव भी हमारा ये है, पर आगे क्या क्या हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड चलेगा क्या, ठीक है, कंपटीशन कितना आएगा अगर हम ये चीज़ को लेके आते हैं, डिमांड कितनी होने वाली है। तो आगे के बारे में क्या है, फॉरकास्टिंग वगैरह आप इसमें देखते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने अज्यूम किया कि जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट में जो डिमांड है वो राइज करेगी नेक्स्ट 6 मंथ में, ठीक है। अब आपने देखा, आइडेंटिफाई किए ऑल्टरनेटिव, अब आपने देखा हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं सेल्स को बढ़ाने के इस साल। तो अब इसमें आप डिफरेंट वेज देखोगे इस गोल को अचीव करने के, आपके पास क्या क्या अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो जो कंपनी है या तो वो प्राइस को कम कर दे, है ना, तो लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे और सेल्स बढ़ जाएगी, या फिर वो लॉन्च करे एक ऐड कैंपेन, क्योंकि जब ऐड आप वो करोगे तो हर कोई देखेगा और डेफिनेटली सेल्स में क्या है, इंक्रीमेंट आती है। तो एक चीज़ को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं, तो सबको पहले लिस्ट डाउन करो। फिर आता है इवैल्यूएट, अब आपने देखा यार इतने तो मेरे पास हैं ऑप्शंस, अब इनमें से देखते हैं कि किस में हम सेट बैठते हैं, मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं और कितना इसमें नुकसान है। ये सारी चीज़ों को अब हम क्या है पॉइंट आउट करते हैं, चेक करते हैं उसके प्रोज मतलब कि बेनिफिट क्या है और कॉन्स मतलब कि क्या इसके नुकसान हैं, हर एक ऑप्शन के लिस्ट डाउन करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमने रिड्यूस किया प्राइस तो हो सकता है कस्टमर अट्रैक्ट हो, बट प्रॉफिट भी तो कम होगा हमारा, ठीक है। तो ये आपने फ़ायदा भी लिखा तो नुकसान भी लिखा। अच्छा, अब ऐड है, ऐड पे जाओगे तो भाई कॉस्ट ज़्यादा होगी, है ना, पर लॉन्ग टर्म सेल्स बढ़ जाएंगी, ब्रांड बनेगा, है ना, गुडविल बनेगी आपके प्रोडक्ट की। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपने, फिर आप फाइनली सेलेक्ट कर लोगे दोनों में से जिसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे ना, उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लोगे। तो सेलेक्ट करोगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, चूज़ करोगे मोस्ट सूटेबल प्लान, ठीक है, कॉस्ट को देखते हुए, बेनिफिट को देखते हुए और आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए। जैसे कंपनी ने बोला कि यार ऐसा करते हैं, जाते तो हम ऐड की तरफ हैं, बट टीवी वगैरह में ऐड ना देते हुए सोशल मीडिया ऐड कैंपेन स्टार्ट करते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह करवा लेंगे और इससे हमारे प्रोडक्ट भी प्रमोट हो जाएगा, सेल्स भी बढ़ जाएगी, तो ना ज़्यादा खर्चा आया ना कुछ, ठीक है।
अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब इम्प्लीमेंट करोगे इस प्लान को, तो पुट करोगे इस सेलेक्टेड प्लान को एक्शन में। एग्जाम्पल, आपने लॉन्च किया एक एड कैंपेन, ठीक है, एंड अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये काम दे दिया और बोला कि मॉनिटर करो प्रोग्रेस, क्या सच में इसका रिजल्ट आ रहा है एज़ पर आर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, जो हमने सोचा था कि भाई सेल्स बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि आपने वो जो सेलेक्ट किया था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और छोड़ दो, नहीं, आप उसको फॉलो अप करते हो, मॉनिटर करते हो, ट्रैक करते हो कि सारी चीज़ें एज़ पर प्लान चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो चेक करो कि जो प्लान है वो वर्क कर रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार चेंज की ज़रूरत है, तो आप क्या है चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो सेल्स नहीं बढ़ रही हैं तो कंपनी क्या है फिर चेंज करेगी ऐड की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो कंक्लूजन देख लें तो जो प्लानिंग है वो हेल्प करता है हमारी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करने में, रिस्क को रिड्यूस करने में। क्यों? क्योंकि आपने पहले से फॉरकास्टिंग वगैरह कर ली थी एंड गोल आपका क्या है फास्टर तरीके से अचीव होगा। अब विदाउट प्लानिंग बिजनेस क्या है फेस कर सकता है कन्फ्यूजन, डिले आ सकते हैं, है ना, और फेलियर भी आ सकता है बिजनेस का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, होप आपको समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। व्हाट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या होती है? हाउ कैन इट बी मेड इफ़ेक्टिव, कैसे इसको और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है? एंड डिस्कस करो कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है किस प्रोसेस में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रोसेस में। तो डेलीगेशन क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, ये आपको पता है, बट अब क्वेश्चन ना ऐसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूछा था तो पहले वो बताते हैं। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब गिविंग सम ऑफ योर वर्क एंड डिसीजन मेकिंग पावर टू योर जूनियर्स और सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, आपने अपना काम एंड साथ के साथ कुछ पावर अपने जूनियर को दी या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को दी। ये क्या है मैनेजर करता है। व्हेन दे असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अथॉरिटी एंड एक्सपेक्टेड अकाउंटेबिलिटी इन रिटर्न। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक सीनियर बंदा अपनी कुछ पावर और अपना कुछ काम किसको दे देता है, अपने जूनियर या सबऑर्डिनेट को दे देता है और मेन काम में ही फोकस लगाता है। ये बेसिकली मैनेजर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जब उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दी जाती है। तो अब अगर वो क्या है थोड़ा सा वहाँ पे मतलब अपने सबऑर्डिनेट्स वगैरह को काम दे रहे हैं तो उनका जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, एक मैनेजर है कंपनी में, उसको बोला जाता है वो क्या है, अ मैनेजर इन अ कंपनी आस्क अ टीम लीडर, वो टीम लीडर को बोलता है कि भाई तू हैंडल कर ले नए प्रोजेक्ट को, ठीक है। और जो टीम लीडर है अब वो रिस्पॉन्सिबल है, इसका सब जो भी देखना है वो सब इसी के ऊपर है। हाँ, उसको अथॉरिटी दी गई है कि तू डिसीजन ले ले, बट आंसरेबल है, वो आंसरेबल भी वही होगा मैनेजर को। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था ना वो यही था, ठीक है, कि भाई अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे दी है ना तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही बनती है, वो आंसरेबल होता है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स पढ़ने ज़रूरी हैं, ये आपने 12th में भी पढ़े होंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यही आपसे पूछा भी है क्वेश्चन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, गिविंग द टास्क टू समवन, आपने क्या है कोई काम किसी को दिया है, ठीक है, जैसे कि कंप्लीट करो रिपोर्ट को, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इस रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। अथॉरिटी, इसमें आप पावर देते हो कि भाई तू इतने इतने मैटर में डिसीजन ले सकता है, ठीक है, क्योंकि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको वो पावर देनी ही देनी है। जैसे आप कांटेक्ट कर सकते हो क्लाइंट्स को, कंपनी का डाटा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आती है अकाउंटेबिलिटी, द पर्सन मस्ट रिपोर्ट बैक, अब उसने रिपोर्ट वगैरह बना दी तो उसको देनी है अपने सुपीरियर को, एंड आंसरेबल भी होगा वो रिजल्ट के लिए, ठीक है। अब हाउ टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो जब आपको ये इंश्योर करना है कि जो डेलीगेशन है वो क्या है वर्क करे स्मूथली, तो आपको ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, क्लियर असाइनमेंट ऑफ टास्क, कह रहे सबऑर्डिनेट को एग्जैक्टली बता दो कि उसको क्या करना है और उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर गिविंग मैचिंग अथॉरिटी, उतनी ही अथॉरिटी दो जितना आपने उसको काम दिया है, ठीक है, और अथॉरिटी देनी भी है, ऐसा नहीं है काम दे दिया अथॉरिटी है ही नहीं उसके पास, कैसे करेगा वो काम। फिर है सेलेक्ट द राइट पर्सन, असाइन करो टास्क उस बंदे को जिसके पास उस काम को करने की राइट स्किल है और एक्सपीरियंस है। फिर है बिल्ड ट्रस्ट, मैनेजर मस्ट ट्रस्ट देयर टीम लीड, ऑब्वियसली बात है मैनेजर जिसको काम दे रहा है उस पर ट्रस्ट भी करे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बार बार इंटरफेयर करी जा रहा है, ठीक है, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भाई काम दे दिया है तो चुपचाप से करने दो, ठीक है, ऐसा नहीं है बार बार क्या है बोल रहे हो ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, अगर आपने उसको दिया दैट मीन्स उसको आता होगा, ठीक है, तभी तो दिया है तो वो कर लेगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबल वो है तो डेफिनेटली अच्छे से ही करेगा, अपने बेस्ट वे में करेगा। थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकते हो आप, तो नेक्स्ट वही है कि सपोर्ट दो जब वो गाइडेंस के लिए आपसे पूछे।
फिर है मॉनिटर करते रहो और फीडबैक भी दो, अगर उसने अच्छा किया तो बताओ, नहीं किया तो कहाँ गलती हुई है वो भी उसको बताना है, सो दैट आगे वो और इम्प्रूव करे। अब डिफ़िकल्टीज़ भी फेस होती हैं इस दौरान। पहला, जो बंदा पावर दे रहा है ना, उसके अंदर डर होता है कि यार मेरा कंट्रोल ना छिन जाए। मैनेजर ये सोचते हैं कि यार मैंने अगर अथॉरिटी दे दी तो कहीं मेरी पावर लॉस ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ट्रस्ट ही नहीं है मैनेजर को, है ना, एम्प्लॉय के ऊपर कि यार ये काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बाय सबऑर्डिनेट। कभी एम्प्लॉयज़ है ना, वो भी डरते हैं, यार रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इतनी बड़ी, अगर काम नहीं हुआ फिर है पुअर कम्युनिकेशन। कह रहे अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ ना मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, तो फिर सबसे ज़्यादा गंदा रिजल्ट आएगा। इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली दो, और अगर सामने वाले को नहीं समझ आया टास्क कि ये बोल के क्या चले गया, तो पहले पूछो कि भाई यही करना है ना प्रॉपर तरीके से। फिर है नो प्रॉपर ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज़ को भाई उस स्किल को करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। फिर है अनविलिंगनेस टू डेलीगेट। कुछ मैनेजर्स तो बिलीव करते हैं कि सिर्फ वही कर सकते हैं वो काम को अच्छी तरीके से, ठीक है, तो वो अवॉइड करते हैं डेलीगेशन को। तो कंक्लूजन देखें तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेसिकली ना वो अवॉइड करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि भाई हम ही कर लेंगे, हम एम्प्लॉय को नहीं देंगे काम। तो कंक्लूजन देखो तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। ये आपका टाइम बचाती है, आप इंपॉर्टेंट मैटर्स में ही क्या है ध्यान दोगे, और कुछ मैटर क्या है वर्कलोड आपका कम हो जाता है, ठीक है, ये बताया गया है। बट यहाँ पे अगर अच्छे से करोगे, इसको ट्रस्ट करो, तो कन्फ्यूजन वगैरह अवॉइड होएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायरेक्शन, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, ऑल्सो डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, इसके एलिमेंट से भी अलग से पूछा जाता है। जैसे एलिमेंट्स में वही आ गया ना, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, तो ये खुद में ही अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। इसमें आप गाइड कर रहे हो, लीड कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो एंड मोटिवेट कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को कि वो काम ढंग से करे और अचीव करे गोल ऑर्गेनाइजेशन के। डायरेक्शन एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे आप एक्चुअल में एक्शन में आते हो। अभी तक आप सब क्या है, प्लान कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, फिर स्टाफ लेके आ रहे थे, ठीक है, उसमें से सेलेक्ट कर रहे थे, ये सब कर रहे थे अभी तक आप। बट अब एक्चुअल में आपको पुट इनटू एक्शन करना है, लगाना है, मतलब काम करना है अब यहाँ पे एक्चुअल में। तो डायरेक्शन का मतलब होता है कि भाई एम्प्लॉय को गाइड करो जहाँ उनको ज़रूरत है, उनको लीड करो, ठीक है, बताओ, उनको इंस्ट्रक्ट करो, उनको अगर वो कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो बताओ, सुपरवाइज़ करो, मतलब देखो उनको, उनके काम को देखो, मॉनिटर करो, मोटिवेट करना है जब भी उनको फील हो डीमोटिवेशन तो आप इनकरेज करो, मोटिवेट करो किसको, अपने एम्प्लॉय को, सो दैट वो काम ढंग से करें एंड गोल को अचीव करें ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आप टेल कर रहे हो पीपल को कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, एंड ये मेक श्योर कर रहे हो कि ढंग से करें वो, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैनेजर है, वो बोलता है सेल्स टीम को कि भाई मंथली सेल्स टारगेट क्या है, ऐसे ऐसे होने चाहिए। अब वो हेल्प भी करेगा उनको, ठीक है, कि प्रोडक्ट की नॉलेज बताएगा, मोटिवेट करेगा भाई कि अगर आप ऐसा ऐसा कर लोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर उनको कोई दिक्कत है तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये डायरेक्शन है। अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी। इनिशिएट्स एक्शन, यहाँ से एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। विदाउट डायरेक्शन प्लान ही रह जाएगा एक पेपर का, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, ये सारे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को इकट्ठे लेके चलता है, ठीक है, और यहाँ पे सारे इकट्ठे काम करते हैं एक गोल की तरफ। ये इसमें मोटिवेट करना है हमें, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना है, रिवॉर्ड दोगे। फिर है एफिशिएंसी बढ़ाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है आपको, सुपरविजन मिल रही है, तो भाई जो गलती के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। फिर इससे डिसिप्लिन बना रहता है, क्योंकि लीडरशिप क्या है और इंस्ट्रक्शंस क्या है आपको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रखती हैं। फैसिलिटेट चेंज, कल को कोई चेंज आएगा तो आप इजीली अडेप्ट कर पाओगे। वाई? बिकॉज आपको क्या किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो आप नई नई स्किल्स को क्या कर सकते हो, ईजिली स्मूथली सीख सकते हो। फिर आपको पूछा गया था भाई एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन क्या है, तो मेन पार्ट्स बताने हैं डायरेक्शन के, तो 4 की एलिमेंट्स हैं। सुपरविजन, अब मैं ये आपको मैंने बता दिया ना कि डायग्राम बनाने हैं, जहाँ पॉइंट्स आ गए वहाँ डायग्राम होगा आपका, ठीक है, तो इनका भी बनाना है आपने, और इससे पहले जो पढ़ा था उसका भी बनाना है। तो चलिए सुपरविजन में इसका मतलब होता है वॉचिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग देयर वर्क। सुपरविजन का मतलब होता है देखना कि भाई बंदे काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो गाइड करो उनको कि ऐसे ऐसे करो इसको, ठीक है। इससे ये इंश्योर रहता है कि बंदे काम करें, ऑन टाइम करें, प्रॉपरली करें। एग्जाम्पल, प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, वो ये देख रहा है कि भाई बंदे वही क्वालिटी मेंटेन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ठीक है।
फिर आता है मोटिवेशन। अच्छा, अभी हम इतना ये कर रहे हैं बिकॉज ये आपको 15 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा है। अगर ये अकेला ही एलिमेंट्स पूछ लिए 4 के 4 तो वहाँ आंसर अलग बनेगा, ठीक है। तो ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से देखनी है, क्योंकि अभी मोटिवेशन हम इतना पढ़ रहे हैं। अभी नेक्स्ट अगर मोटिवेशन का पूरा आपको एज ए एलिमेंट ही 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया तो वहाँ हम ज़्यादा पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को, ठीक है। तो आपको पूरी वीडियो ही देखनी है अच्छे से। देखो, मोटिवेशन में क्या है, बेसिकली इंकरेज करना एम्प्लॉयज़ को कि भाई अच्छे से काम कर लो, ठीक है। आपको इसके बदले रिवॉर्ड दिया जाएगा, वो मनी भी हो सकती है लाइक बोनस, सैलरी, और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकते हैं। प्रेज कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, अवार्ड दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने एम्प्लॉय को बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड दे दिया, ठीक है। थर्ड है आपका लीडरशिप। इसमें आप इन्फ्लुएंस करते हो, गाइड करते हो एम्प्लॉय को कि भाई अचीव करो गोल, ठीक है, खुद की इच्छा से। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो उनका। कम्युनिकेशन में वही इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आइडियाज़ क्लियरली बताना, सो दैट मैनेजर वर्कर अच्छे से काम करे, है ना। अब जो ये कम्युनिकेशन होती है, रिटर्न हो सकती है, वर्बल हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो कंक्लूजन देखें तो डायरेक्शन इज़ ऑल अबाउट गाइड करना, इंस्पायर करना अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट जो हमारा प्लान है वो एक्चुअल में एक्शन में आए और हम उसे अचीव करें सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स आपको दिए थे एंड आइडेंटिफाई करो मैनेजरियल फंक्शंस डिस्कस, ठीक है। तो देखो वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये हमने पढ़ लिए हैं, वही मीनिंग और एग्जाम्पल। तो आप ये देख सकते हैं, ये नोट्स में अवेलेबल है। अगर किसी को बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको सेक्शन ए बी सी तीनों के ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगर किसी को बाय करना है तो टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स वहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो 14 प्रिंसिपल्स हमने कर लिए हैं। अब फ्योल्स 5 मैनेजरियल फंक्शन है जो वो देख लेते हैं। प्लानिंग हो गया, है ना। प्लानिंग में थिंकिंग अहेड, पहले से ही सोच लेना आगे के बारे में, ठीक है, एंड प्लान बनाना उस अकॉर्डिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज करना लोगों को और रिसोर्सेज को, सो दैट हम इस प्लान को आगे कैरी आउट कर सकें। कमांडिंग या फिर लीडिंग आ गया, इसमें आप ऑर्डर देते हो, गाइड करते हो एम्प्लॉयज़ को। फिर आ गया कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है, मेक श्योर करना है सारे डिपार्टमेंट, सारे लोग इकट्ठे काम करें। फिर आता है कंट्रोलिंग, चेक करना कि भाई जो काम हो रहा है वो एज़ पर प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इमीडिएट एक्शंस लेने, सो दैट हम क्या है वेरिएशंस को कम कर सकें। तो कंक्लूजन, ठीक है। फिर आपको देखो अगेन क्वेश्चन पूछा गया है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, वेरियस डिफिकल्टीज़ क्या आती हैं इस प्रोसेस में, ये भी हमने पढ़ लिया है, और कैसे इसको इफेक्टिव बनाना है ये भी हमने पढ़ लिया है। तो आप देख रहे हो, अगर आपने अभी तक डिटेल में ध्यान से वीडियो लेक्चर देखा है तो अब आपके क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपको वही देखना है। देखो यहाँ पे आपका आंसर दे रखा है, फिर ये वो आगे लिमिटेशंस वगैरह इस प्रोसेस में क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है, और कैसे आप इसको इफेक्टिव बना सकते हो। अच्छा, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग क्या होती है, एक्सप्लेन करो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, एंड आपको डिस्कस करना है टेक्निक्स क्या होती हैं डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर बहुत इजी है, और इसी वीडियो में जितने क्वेश्चन आंसर्स अगर आपने देख लिए ना तो आपका ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाएगा। आपको सिर्फ ये वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स अगर अच्छे से करके चले जाओगे आप, एग्जाम्पल्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, जैसे मैं बता रही हूँ, आपको अच्छे खासे मार्क्स क्या है मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको ये कंडीशन है कि करना पूरा है, ठीक है। ऐसा नहीं है थोड़ी से क्वेश्चन देखे बस या स्किप करके कि चलो ये क्वेश्चन तो हो ही गया था। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कुछ नया पॉइंट हो, तो आपको पूरा देखना है, ठीक है। सेक्शन ए देख लेना पहले, फिर ये सेक्शन बी है। तो चलिए डिसीजन मेकिंग क्या है वो देखते हैं। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट में, या फिर आपको अपने एंड से ना कोई क्वेश्चन अगर चाहिए जो कि कवर नहीं हुआ या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो आप भी उसको ये इस सब्जेक्ट के किसी भी वीडियो के नीचे उसको मेंशन कर सकते हो, सो दैट उन पे भी वीडियो लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चलिए डिसीजन मेकिंग का मीनिंग देखते हैं एंड देन प्रोसेस देखेंगे और टेक्निक्स देखेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन में पूछा होता है ना वो सब बताना होता है, ऐसा नहीं है डिसीजन मेकिंग के बारे में जो पता है सब लिख दिया, मीनिंग लिख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया, इंपॉर्टेंस लिख दी, लिमिटेशन लिख दी। पूछा क्या आपसे ये, तो लिखना भी आपको ये है, ठीक है। तभी आपको मार्क्स इसमें अच्छे मिलने वाले हैं। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप ना चूज़ करते हो, सेलेक्ट करते हो बेस्ट ऑप्शन को, क्योंकि आपके पास अवेलेबल तो अलग अलग ऑप्शंस है ना। एक प्रॉब्लम आई, उसको सॉल्व करने के 3 से 4 आपके पास ऑप्शंस है। अब उसमें से बेस्ट कौन सा है उसको अगर चूज़ कर रहे हो तो इसे ही हम कहते हैं आप डिसीजन मेक कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल, एक मैनेजर है वो डिसाइड कर रहा है कि यार लॉन्च किया जाए नए प्रोडक्ट को, या फिर मतलब आज लॉन्च करें या फिर 6 महीने बाद करें। तो इन सिंपल वर्ड्स डिसीजन मेकिंग इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग, सोचना, एनालाइज करना और सेलेक्ट करना एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। फिर आपसे पूछे गए थे स्टेप्स, तो यहाँ पे हम क्या है
डिटेल में स्टेप्स देखेंगे। पहला है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। भाई आपको डिसीजन मेकिंग करनी है तो किसी ना किसी प्रॉब्लम के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा ना, या किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। अंडरस्टैंड करो कि व्हाट एग्जैक्टली नीड टू बी सॉल्व्ड, क्या एक्चुअल में एग्जैक्टली आपको सॉल्व करना है। जैसे सेल्स ड्रॉप हो रही है तो क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने ढूंढना है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। फिर उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लो, कलेक्ट करो फैक्ट डाटा, कोई ओपिनियन है ना इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। देन एग्जाम्पल, जैसे आपने सेल्स रिपोर्ट देखी कि सेल्स डाउन क्यों हो रही है, चलो सेल्स रिपोर्ट लाओ, कस्टमर का फीडबैक लिया, मार्केट का ट्रेंड देखा। फिर आता है थर्ड पॉइंट, डेवलप ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे आपने क्या है, डिफरेंट सॉल्यूशंस देखे कि आपके पास कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जैसे क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, या एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाना चाहिए, या प्राइस ही लो कर दे क्योंकि सेल्स तो बढ़ानी है आपको। अच्छा, अब आपने इन ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया, आपने हर किसी के फ़ायदे और नुकसान देखे हर एक ऑप्शन के। जैसे अगर आप एडवर्टाइजमेंट को चुनते हो तो सेल्स बढ़ जाएगी बट कॉस्ट भी लगेगी, ठीक है। और अगर प्राइस को कम कर दिया तो प्रॉफिट क्या है आपके, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप चूज़ करोगे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को इसमें से, तो वही सूटेबल करो मोस्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, मोस्ट बेस्ट सॉल्यूशन और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो आपने चूज़ कर लिया कि एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट आने वाले हैं। फिर उसको इंप्लीमेंट कर दो फाइनली, ठीक है, जो भी डिसीजन लिया था, और इवेल्युएट भी करो उसको कि ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग 5 मार्क्स में भी आपको आई हुई हैं। मैनेजर है ना जो, वो डिफरेंट मेथड यूज़ करता है और मतलब वो उसको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन हम देखने वाले हैं टेक्निक्स को। पहला है पर्सनल जजमेंट। पहले तो अपना दिमाग ही लगाएगा वो, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, वो अपने एक्सपीरियंस पे रिलाय रहेगा, अपनी इंट्यूशन पे वो करेगा वो, क्योंकि उसको हो सकता है ना ऐसी प्रॉब्लम पहले भी आई हो, तो उसने उस टाइम पे क्या डिसीज़न लिए थे और वो उसका रिजल्ट क्या आया था, तो वो उसके पास एक एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, या उसकी इंट्यूशन मतलब उसको लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले सकता है। तो जब वो रिलाई करता है अपने एक्सपीरियंस पे, इंट्यूशन पे, ठीक है, जैसे कि इसको कब यूज़ करना चाहिए, जब क्विक डिसीजन लेना है ना, जब आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, तो आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस लगा सकते हो। नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे आप देखो कि यार अगर मैं इस मेथड को सेलेक्ट करता हूँ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कितना मेरा खर्चा आएगा और इसके बाद कितना मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, सो आप उसको क्या है, सेलेक्ट कर लोगे। इसे ही कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। फिर करो स्वॉट एनालिसिस। ये भी आप 12th में पढ़ के आए हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इस सबको देखो, उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। कब यूज़फुल रहता है, जब नया प्रोडक्ट लाना है ना, या आपको एंटर करना है नई मार्केट में, तो इस टाइम पे जो भी डिसीजन लेना है आपको, तो यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, जहाँ पे आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हो, ग्रुप ऑफ पीपल को, जो अपने आइडिया सजेशंस देते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, फिर आप क्या है उसमें से एक सॉल्यूशन अडॉप्ट कर लेते हो। ये कब लगाओगे आप, जब ना आपके सामने बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। डिसीजन ट्री भी होता है ये एक डायग्राम होता है जिसमें आप ऑल ऑप्शंस को लिखते हो, फिर उनके आउटकम्स को लिखते हो कि अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन का ये आउटकम आएगा, ठीक है। ये आपकी हेल्प करता है कि आप अच्छे से प्रैक्टिकल वे से क्या है डिसीजन लो। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, वही सबको बुला लिया है ना, टीम कमेटी, वो फिर डिसाइड कर रहे हैं क्या करना चाहिए। तो ये कहाँ पे गुड होता है, जब मल्टीपल व्यूज़ आपको चाहिए होते हैं। तो कंक्लूजन देख लो, डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किल है ये बेसिकली एक मैनेजर की, जो क्या है उसको मतलब डिसीजन मेकिंग लेने पड़ते हैं सो दैट वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ प्लानिंग नेसेसरी इन मैनेजमेंट। डिस्कस लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। जो ये लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है ना, ये 5 मार्क्स में बहुत बार आया, तो यहाँ पे हमने 5 मार्क्स में तो किया है और यहाँ पे भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। प्लानिंग नेसेसरी क्यों है मैनेजमेंट के लिए? भाई प्लानिंग है क्या, पहले तो थिंकिंग इन एडवांस, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। अभी फर्स्ट स्टेप ही है मैनेजमेंट का, पहली सीढ़ी है ये मैनेजमेंट की गोल को अचीव करने की, तो है ना ज़रूरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये डायरेक्शन, ये आपका ये डिसाइड कर देती है कि अब सारे एफर्ट कहाँ लगने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस देख लो, अब ये डायरेक्शन देती है आपको, डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती है, क्लियर पाथ बताती है कहाँ चलना है, कैसे चलना है, ठीक है। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है, मतलब कि इस प्लानिंग ना पहले ही मैनेजर को प्रिपेयर कर देती है रिस्क को हैंडल करने के लिए फ्यूचर में जो भी आने वाले, ठीक है। ये आपकी हेल्प करती है गोल को अचीव करने में, क्योंकि पहले से ही सेट कर लिया गोल, पहले से ही सेट कर लिया कि कैसे इसको वहाँ तक जाना है,
तो आपकी हेल्प की इसने, असिस्ट किया आपको। अच्छा, रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं, कैसे यूज़ किया जाएगा वो आपको बताती है ये, तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाती है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाती है क्योंकि सबको पता है ये प्लान है, इसके अकॉर्डिंग करना है, तो सब कोऑर्डिनेट वे से चलते हैं। इनोवेशन को इनकरेज करती है। जब प्लानिंग करते हैं ना तो मैनेजर से पूछा जाता है, भाई नए आइडिया है आपके पास इसको कुछ करने का, मेथड है कोई, ठीक है। कंट्रोलिंग में ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि ये हेल्प करती है कंट्रोलिंग में। जब प्लान बनाया होगा तभी तो आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। प्लान बनाया था 1000 यूनिट का, बने हैं 800, तो अब कंट्रोलिंग करोगे। आप कंट्रोलिंग में ये किया तो एक्शन लो, 200 क्यों कम आए। फिर आती है लिमिटेशन, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। प्लानिंग ऐसा तो नहीं है कि बहुत ईजी टास्क है, लॉट ऑफ टाइम लगता है, बहुत दिन लगते हैं और फिर डिले आते हैं एक्शंस में। अब इमरजेंसी में क्विक एक्शन लेना है, ठीक है, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाने थोड़े ना बैठोगे, ठीक है। कॉस्टली है भाई, ऐसा तो नहीं है हर कोई प्लानिंग कर देगा, प्रॉपर एक्सपर्ट्स को लाया जाता है, मनी चाहिए होती है, उनकी सैलरी वगैरह, है ना, हायर करना एक्सपर्ट्स को, रिसर्च कर रहा, तो बहुत कॉस्टली है ये। फिर नो गारंटी ऑफ सक्सेस, कह रहे प्लानिंग आपको डायरेक्शन दे देती है, पर क्या आप उस पर चल के सक्सेस हो गए ये थोड़ी ना वो गारंटी देगी, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चेंज आ गए बीच में, है ना, तो फिर क्या होगा। फिर है लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कह रहे एक बार प्लान बना दिया ना तो अब ऐसे नहीं है कि उसको बार बार चेंज करते रहोगे, भाई इतना पैसा लगा था, इतना सब कुछ लगा था, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें, अडेप्टेबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है। बना दिया, फॉलो करो, कल को कोई चेंज आ गया तो फिर अब आप एकदम से आपको जो प्लान है वो तो आउटडेटेड हो गया, तो सारा खर्चा वर्चा ऐसे ही गया। डिपेंड ऑन एक्यूरेट डाटा, प्लानिंग उतनी अच्छी होगी जितना आपका इनपुट डाटा बहुत अच्छा होगा। रॉन्ग डाटा दिया, प्लानिंग गलत, ठीक है, फिर वो जो खर्चा किया था सब कुछ बेकार। मे क्रिएट फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कह रहे पीपल ब्लाइंडली इसको फॉलो करेंगे, है ना, और हो सकता है कुछ वार्निंग साइंस हो उसको भी इग्नोर कर दे कि चल हमें तो इसी को फॉलो करना है, ठीक है। ओवर रिलायंट नहीं होना चाहिए बेसिकली प्लान पे। कंक्लूजन देख लो, प्लानिंग नेसेसरी है मैनेजमेंट के लिए बिकॉज ये हमें गाइड करती है कि कैसे गोल की तरफ को चलना है, बट मैनेजर को ये भी अवेयर रहना है कि भाई इसकी लिमिटेशन भी है जो कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम करती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रखो ताकि कल को सिचुएशन चेंज आ जाए तो हम इजीली प्लान को क्या कर सकें, चेंज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कॉन्टेम्प्ररी अप्रोचेस टू मैनेजमेंट बतानी थी, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा, चैप्टर 1, 2 ये सारे इसी से रिलेटेड है, तो आपको एक कॉन्टेम्प्ररी अप्रोचेस बतानी है मैनेजमेंट की। तो देखिए, कॉन्टेम्प्ररी अप्रोचेस मॉडर्न वे होते हैं मैनेज करने का पीपल को और वर्क को कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर जो लोग हैं, जो काम है, उसे कैसे मैनेज करना है, उसके कुछ मॉडर्न तरीके हैं। ये जो मेथड्स हैं ना, ये हेल्प करते हैं मैनेजर की हैंडल करने में आजकल के जो चैलेंजेस वो फेस करता है ना, उसको बेटर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है मैनेजर के द्वारा। तो ये कुछ अप्रोचेस दी गई हैं। पहला है सिस्टम अप्रोच। कंपनी इज़ लाइक अ मशीन विद मैनी पार्ट्स, ऑल पार्ट्स मस्ट वर्क वेल टुगेदर। पूरी कंपनी को मान लो मशीन और उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये सारे पार्ट्स इकट्ठे काम करने चाहिए। अगर कोई पार्ट ख़राब हुआ तो वो मशीन का फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर वन पार्ट फेल हो गया तो होल सिस्टम सफ़र करेगा, तो वही यहाँ पे बताया, ये बोलते हैं सिस्टम की तरह कंसीडर करो उसको। एग्जाम्पल, सेल्स टीम अगर अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है, या सेल्स टीम ने नहीं बताया प्रोडक्शन टीम को बड़े ऑर्डर के बारे में, ठीक है। अब फैक्ट्री ने मान लो उतना अच्छा खासा प्रोडक्ट नहीं बनाया, तो इससे अफेक्ट होगा पूरे का पूरा बिजनेस। तो सबको कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हुए चलना चाहिए। सेकंड है कंटीजेंसी अप्रोच, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। कह रहे एक सिंगल तरीका नहीं होता है मैनेज करने का, मैनेजर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। राइट मेथड क्या होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, एंड वो किस इन्वायरमेंट में डील कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे अ हॉस्पिटल एंड अ स्कूल नीड डिफरेंट वे ऑफ मैनेजमेंट, हॉस्पिटल में अलग वे ऑफ मैनेजमेंट लगेगा, स्कूल में अलग वे ऑफ मैनेजमेंट लगेगा। तो मैनेजर को क्या है उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपनी मैनेजमेंट के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। फिर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्या बोलती है, ये फोकस करती है डूइंग बेटर एवरी डे, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, ठीक है, कस्टमर को हैप्पी रखते रहो। एवरीवन इन द कंपनी है जो वो इकट्ठे काम करे, इंप्रूव करे क्वालिटी। एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो वो आस्क करे कंप्यूटर, ये जो भी आपके कस्टमर्स है कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या फीडबैक लो उनका, ताकि नेक्स्ट वर्जन में आप क्या करो उस फीडबैक के बेसिस पे उसको और अच्छा बना सको। फिर है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कंपनी क्या है, आपकी कंपनी में जितने भी लोग हैं वो लर्निंग वाले होने चाहिए, मतलब हर चीज़ से वो सीखें, ठीक है।
ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या बोलती है, फोकस करो पीपल में, उनकी फीलिंग, उनकी नीड, उनकी मोटिवेशन, क्योंकि एक हैप्पी एम्प्लॉय क्या है, काम और अच्छे से करेगा और स्टे लॉन्गर, ठीक है, आपकी कंपनी में लंबे समय तक रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा कंपनी को, ठीक है। कंक्लूजन देख लो, मॉडर्न अप्रोचेस ना हेल्प करती है मैनेजर को कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो आती है ना आजकल की डेट में, उसको कैसे स्मार्ट वे से वो डील कर सकता है। ये फोकस करती है अप्रोचेस टीम वर्क, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, लर्निंग और पीपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लानिंग क्या होता है, स्टेप्स बताओ और सिग्निफिकेंस बताओ। तो हमने ये कर लिया है, प्लानिंग क्या होती है, उसके बाद इसके स्टेप्स हमने सारे कर लिए हैं एंड इसकी क्या है इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस हमने कर ली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटाइजेशन, ठीक है। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताने हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। तो चलिए दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर क्या है आपने दे दी है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को भी, ठीक है। और डिपार्टमेंटाइजेशन में आपने डिवाइड किया है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, किस बेसिस पे, वर्क के बेसिस पे। डिसेंट्रलाइजेशन का फोकस रहता है पावर अथॉरिटी के डिस्ट्रीब्यूट करो। डिपार्टमेंटाइजेशन का होता है कि भाई ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को क्या इकट्ठे एक डिपार्टमेंट में बना दो। पर्पस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो यही पर्पस है जो बर्डन है टॉप मैनेजर्स पे वो कम हो, ठीक है, एंड जो डिसीजन मेकिंग पावर है हर लेवल पे वो स्पीड अप हो जाए। डिपार्टमेंटाइजेशन का क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ानी है, स्पेशलाइजेशन बढ़ानी है डिपार्टमेंट के बेसिस पे, डिपार्टमेंट बना दो तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल देख लो। तो एग्जाम्पल, एक कंपनी ने अलॉ किया ब्रांच मैनेजर को कि आप क्या है प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हो। डिपार्टमेंटाइजेशन में एक कंपनी है, उसका सेपरेट डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, फाइनेंस का। फिर आ गया हु गेट अथॉरिटी। तो डिपार्टमेंट ये डिसेंट्रलाइजेशन में लोअर लेवल मैनेजर्स एंड ब्रांचेस को क्या है अथॉरिटी दी जाती है। डिपार्टमेंटाइजेशन में क्या होता है कि सेल्स, एचआर, ठीक है, इनके डिपार्टमेंट बन। तो मेरिट्स पूछे गए थे आपसे, एडवांटेजेस। तो देखो डिसेंट्रलाइजेशन कर जाओगे तो क्विक डिसीजन होगी, हर कोई अपने एंड पे क्या डिसीजन ले सकता है। बर्डन होता है जो टॉप मैनेजमेंट का वो कम होता है, ठीक है, आप अपने मेजर इशू खुद ही डील कर सकते हो। फिर है डेवलप लीडरशिप स्किल्स, हर कोई अपने एंड से डिसीजन ले रहा है तो उनके अंदर लीड करने की स्किल्स बढ़ती है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि उन्हें पता है भाई कि हमें डिसीजन लेना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होगी। एंड ये इनिशिएटिव को क्या करता है, इनकरेज करता है, एम्प्लॉय फील करते हैं ट्रस्टेड, ठीक है, मोटिवेटेड। डीमेरिट्स भी हैं इसके, कोऑर्डिनेशन लैक हो जाता है, हर ब्रांच क्या है अपना अपना डिसीजन ले रही है तो पता ही नहीं लग रहा है किसका किससे मैच हो रहा है। कॉस्ट ज़्यादा लगेगी क्योंकि स्किल मैनेजर चाहिए हर लेवल पे। रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन, अगर किसी ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आपने की है, कुछ मैनेजर मिसयूज़ कर सकते हैं पावर को, ठीक है। तो कंक्लूजन देख लो, डिसेंट्रलाइजेशन और डिपार्टमेंटाइजेशन दोनों ही हेल्प करते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। डिपार्टमेंटाइजेशन में आप डिवाइड करते हो वर्क को, डिसेंट्रलाइजेशन में आप शेयर करते हो डिसीजन मेकिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो अगेन ये क्वेश्चन कर लिया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें तो आप स्टार ही करके जाओ, मतलब स्टार मार्क कर लो और ये करना ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको रिपीट हो ही रहे हैं, जैसे कि ये वाला है ना, प्लानिंग वाला, एंड ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको रिपीट ही होने हैं। तो इसको स्टार मार्क करके इनको और अच्छे से आपको लर्न करके जाना है। अच्छा, कैसे इनको हम ना ओवरकम कर सकते हैं, ये पॉइंट अभी हमने नहीं पढ़ा, तो ये वाला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। तो ये आपका सारा चैलेंजेस वगैरह बताए गए हैं। अच्छा, ओवरकम का भी हमने पढ़ लिया था, वही ट्रस्ट बिल्ड करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दो अपने एम्प्लॉयज़ को, कम्युनिकेशन को जितना हो सके क्लियर रखो, ठीक है, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो, सबको पता हो क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या टास्क है। फीडबैक को फॉलो अप करो एंड इनकरेज करो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमने कर लिया है, 14 प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं आपके, ठीक है, तो ये तो सारे हमने कर लिए हैं। फिर आपका क्वेश्चन आ गया डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, इज़ द की एलिमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस करो इस अबव स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले आपको डिसेंट्रलाइजेशन बताना है जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बताना है क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये पूछा था, इसे देख लेते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ अ की टू ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेनेशन, देखते हैं। देखो, दिस मीन्स जो डेलीगेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्मूथ वर्किंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप डेलीगेशन नहीं करोगे तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके पास बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएंगे वो काम से। अगर लोअर लेवल है, अब उनको मतलब ये फील होगा कि भाई हमें काम नहीं दिया जा रहा है, हमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है।
ठीक है। तो जो ग्रोथ एंड स्पीड है काम की वो भी स्लो हो जाएगी। तो अगर आप डेलीगेशन करते हो तो यहाँ फिर फ़ायदा हो जाएगा। मैनेजर इंपॉर्टेंट वर्क में, मेन काम में फोकस करेगा, सबऑर्डिनेट को भी फील होगा कॉन्फिडेंट कि भाई हमें भी दिया जा रहा है काम, मोटिवेट रहेंगे वो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनी रहेगी, डिसीजन अपने एंड पे जल्दी जल्दी हो पाएंगे, है ना, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। अब रिलेशनशिप क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का और डेलीगेशन का? तो जो डेलीगेशन है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जिसमें आप अथॉरिटी देते हो, और डिसेंट्रलाइजेशन एक ब्रॉडर सिस्टम आ जाता है जिसमें कि आप ये जो अथॉरिटी है मतलब सबको लेवल पे दे दी जाती है, अपने अपने एंड पे सारे डिसीजन ले लो, ठीक है। डेलीगेशन नेसेसरी है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एंड दोनों ही हेल्प करते हैं बेटर मैनेजमेंट के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी सक्सेस के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग क्या होता है? नेचर, पर्पस बताने हैं और इसकी प्रोसेस बता देनी है। तो प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग पढ़ लिया है हमने, सीधा नेचर पे आ जाते हैं। नेचर क्या है इसका? फीचर पूछ रहे हैं। बेसिकली प्लानिंग है गोल ओरिएंटेड होती है, गोल होगा तभी प्लानिंग होगी। फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, प्लानिंग किसके लिए बनाते हो? आने वाले फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, थिंकिंग इन एडवांस, है ना। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम टास्क नहीं है ये। इसमें आपको लेना ही क्या है? डिसीजन मेकिंग लेनी है। आपने देखा होगा प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के दोनों के जो स्टेप्स है ना प्रोसेस के, वो सेम ही है, ठीक है। एंड ये परवेसिव है, हर लेवल पे क्या है प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, ठीक है। फिर आता है पर्पस क्या है प्लानिंग का? यही कि गोल्स क्लियर सेट करो, जो भी अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर है उसको पहले से ही सोच लो और कैसे उससे डील करना है, ठीक है। रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना है और कोऑर्डिनेशन इससे बढ़ती है। स्टेप्स हमने ऑलरेडी ये कर लिए हैं। डिसीजन मेकिंग क्या है और स्टेप्स पूछे हैं, एंड ये पूछा है एक्सप्लेन करो इसेंशियल स्टेप्स, ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया है। 14 प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, ये भी हमने कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसेप्ट बता दो, प्लानिंग का स्टेप्स बता दो, तो ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो देखो वही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स पूछ लिए जा रहे हैं हमेशा, और ये प्लानिंग वाला टॉपिक और जो ये डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये ना आपको सेक्शन सी में आता है मेनली, तो ये एक बार इसमें भी पूछा गया है, तो हम यहाँ पे भी इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आया हुआ था तो इसी में हमने कवर किया है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेनिफिट्स और लिमिटेशन बताने हैं। देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ना एक मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पे मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों इकट्ठे गोल को सेट करते हैं, फिर हर कोई क्या करता है उसको अचीव करने में लग जाता है, ठीक है। एंड देन एवरीवन इज इवेल्युएट बेस्ड ऑन हाउ वेल दोज गोल्स, मतलब कैसे वो जा रहे हैं। बेसिकली ना इसमें आप सामने वाले की भी पूछ रहे हो कि भाई तुम बताओ कि कितना आप अचीव कर लोगे, सो दैट मिल के इस गोल को अचीव करेंगे। इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था पीटर एफ ड्रुकर ने, ठीक है। अब इस सिंपल वर्ड में देखो तो MBO का मतलब है सेट करना, क्लियर गोल, इकट्ठे, टुगेदर वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें हम मैनेज करते हैं फिर वर्क को, उस मतलब सारा काम करेंगे हम उस गोल को अचीव करने के लिए। फीचर क्या है इसके? सबसे पहले तो गोल ज्वाइंटली सेट किया जाता है मैनेजर और एम्प्लॉय के द्वारा। फोकस करते हैं इसमें रिजल्ट में, ना कि एक्टिविटीज़ में। रिव्यू करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं इस प्रोसेस का, एंड इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ती है और मोटिवेशन भी आती है एम्प्लॉयज़ को कि हमारी भी से है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेनिफिट्स, गोल की क्लैरिटी होती है, आपने खुद ही डिसाइड किया है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहती है, एम्प्लॉय मोटिवेट फील करेंगे और कम्युनिकेशन क्या है अच्छी होती है, ठीक है। एंड प्लानिंग और कंट्रोलिंग भी इससे अच्छी होती है। लिमिटेशन देख लें तो देखो टाइम कंज्यूमिंग है, सबको लाओ बिठाओ फिर बातें करो, फिर ये एक प्रॉपर गोल सेट करो, टाइम कंज्यूमिंग है। ज़्यादा ही गोल ओरिएंटेड होता है ये, सुटेबल नहीं है हर एक जॉब के लिए, ठीक है। जहाँ पे रूटीन टास्क है वहाँ थोड़ी ना सबको बिठा बिठा के बोलोगे कि हाँ चलो अब क्या गोल अचीव करना है, वहाँ पे आप ही गोल बताते हो। ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पे आप रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। अगर प्रॉपर MBO इफेक्टिवली नहीं लगेगा अगर आप ट्रेंड ना हो। फिर है कैन क्रिएट प्रेशर, इससे हो सकता है अगर स्ट्रिक्ट गोल या डेडलाइन आपने डिसाइड कर ली और वो नहीं मीट हुई तो फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग और प्रोसेस बताओ। तो ऑर्गेनाइजिंग वाला पहले क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अरेंज करते हो किस किस को, पीपल को, रिसोर्सेज को और टास्क को, इस तरीके से कि गोल अच्छे से अचीव हो जाए। इसमें आप सही बंदे को सही जगह पे क्या है राइट प्लेस पे डालते हो, ठीक है, सो दैट स्मूथली और अच्छे से काम हो। प्रोसेस क्या है? पहले तो देखो आइडेंटिफाई करो काम क्या है, फिर उसको डिवाइड करो। तो अभी हमने प्रिंसिपल में देखा था कि वर्क को डिवाइड करना है, तो देखो टोटल वर्क को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर टास्क में और एक्टिविटीज़ में, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। फिर उन एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग कर दी जाती है, सिमिलर टास्क है जो उनको ग्रुप कर दिया जाता है एक जगह पे और एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। अब उस डिपार्टमेंट को फिर ड्यूटी दी जाती है, हर एक ग्रुप को, इंडिविजुअल को क्या है एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपसे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
अब ऐसे ही तो नहीं वो करेंगे, उनको क्या है डेलीगेशन, उनको डेलीगेट किया जाता है अथॉरिटी को भी, ठीक है। मैनेजर को देनी पड़ती है पावर बी इनफ उस पोस्ट के लिए कि भाई अगर आप इस कुर्सी पे बैठ रहे हो तो इस कुर्सी की पावर भी आपके पास है। फिर इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, आप बताते हो कि आप किसको रिपोर्ट करोगे, आपके सबॉर्डिनेट कौन है, आपके सुपीरियर कौन है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने काम तो कर दिया पर इसको दिखाऊं किसको। फिर सिग्निफिकेंस देख लो, ऑर्गेनाइजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, रिसोर्सेज मिसयूज़ नहीं होंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगी, वर्क की क्लैरिटी है आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट तरीके से काम होगा एंड स्पेशलाइजेशन होगी क्योंकि हर बंदे को उसी जगह पे फिट किया है जहाँ पे उसकी स्पेशलाइजेशन है। ग्रोथ और एक्सपेंशन में भी इजीली हम क्या हैं ये हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। फिर है आपका स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिकर्ट एंड पीटर एफ ड्रुकर टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। तो देखो रेंसिस लिकर्ट्स कंट्रीब्यूशन देखें तो इन्होंने फोकस किया था इम्प्रूव करने में ह्यूमन साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये बताया कि जैसे लिकर्ट्स ने 4 मैनेजमेंट सिस्टम दिए हैं, इन्होंने डेवलप किए थे 4 स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो कि बताते हैं कि किस बेसिस पे थे ये, कि कैसे मैनेजर इंटरेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय के साथ। जैसे एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी होती है, बेनेवोलेंट अथॉरिटी होती है, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव होती है। एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी में स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है ना मैनेजर का या लीडर का, एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उनकी कोई से नहीं होती है, बस उनको जो बोला जा रहा है वो करना होता है। बेनेवोलेंट अथॉरिटीज़ में क्या होता है, स्लाइटली थोड़ा बेटर है ये, थोड़ा सा उनसे भी पूछ लिया जाता है बट स्टिल टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से ही ऑर्डर आएंगे। फिर है कंसल्टेटिव, इसमें मैनेजर क्या है एम्प्लॉयज़ के भी ओपिनियन लेते हैं, उनकी भी से लेते हैं बट फाइनल डिसीजन उन्हीं के एंड पे होता है, किसके, मैनेजर के। पार्टिसिपेटिव में फुल इन्वॉल्वमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये बिलीव करते हैं कि पार्टिसिपेटिव सिस्टम क्या है, बेस्ट होता है प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने में। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन बताया, जैसे कि लिकर्ट बोलते हैं कि भाई टीम वर्क, कम्युनिकेशन है ना, ट्रस्ट होना चाहिए मैनेजर और वर्कर के बीच में। एंड लिकर्ट स्केल इन्होंने क्रिएट किया था एक रेटिंग स्केल, स्ट्रांगली अग्री या फिर स्ट्रांगली डिसअग्री बता सकते हो आप। इसको यूज़ किया जाता है सर्वे करने के लिए और रिसर्च करने के लिए। फिर पीटर एफ ड्रुकर का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है इन्हें। उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जैसे सबसे पहले MBO पढ़ा था अभी हमने, है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इन्होंने बोला कि जहाँ पे गोल्स को इकट्ठे मिलके क्या करो, आप सेट करो, ठीक है, और फिर काम करो उसको अचीव करने में। डिसेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते थे। इन्होंने बोला कि भाई डिवाइड करो अथॉरिटी को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग डिपार्टमेंट और लेवल में, सो दैट एफिशिएंसी बढ़े। नॉलेज वर्कर कह रहे, इन्होंने बोला, हाईलाइट किया कि इंपॉर्टेंस क्या होती है एक एम्प्लॉय की, ठीक है, जो अपनी नॉलेज के साथ फुल लेवल पे अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको क्या है ये देखना है, आपको नॉलेज ट्रेन करना है बेसिकली। फोकस ऑन रिजल्ट, ये बिलीव करते हैं कि जो मैनेजर है उसको फोकस करना चाहिए परफॉर्मेंस में और आउटकम में, ना कि प्रोसेस में, ठीक है। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने बोला जो बिजनेस है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सोसाइटी के प्रति, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोकस करो प्रॉफिट पे, आपको सोसाइटी के वेलफेयर को भी देखना है। तो ये आपको क्या है कंक्लूजन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस बताओ डिसीजन मेकिंग की, ये हमने देख लिया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ कैन डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव, तो कैसे इम्प्रूव हो सकती है ये पॉइंट देख लेते हैं। जैसे डाटा को यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट के बेसिस पर डिसीजन लो, लोगों को भी इन्वॉल्व करो, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पर डिसीजन लो एंड ओपन टू चेंज, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ले लिया डिसीजन तो ले लिया, नहीं, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग सोचो, ठीक है, एंड जो भी आपकी पास्ट लर्निंग है उसको क्या है यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेशन क्या होता है एंड क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं, तो ये हमने कर लिया है, ठीक है। तो पहले तो ये स्टेप्स हैं डेलीगेशन के, और फिर ये क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, एंड फिर डिफ़िकल्टीज़ क्या फेस करनी पड़ती है, तो ये भी हमने पॉइंटर्स कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What do you understand by line organization? Discuss the merits and demerits of this organization. तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो अभी तक अगर आप वीडियो में बने हो तो मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया होगा, ठीक है, सो दैट आपके लिए बाकी भी वीडियोज़ लाई जाए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की। इसके अंदर ना अथॉरिटी डायरेक्टली टॉप से बॉटम में आती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करती है। हर एक एम्प्लॉय है वो रिपोर्ट करेगा एक बॉस को, ठीक है, ये सिस्टम रहता है। जैसे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो जनरल मैनेजर मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे ऊपर होगा, फिर जनरल मैनेजर है, फिर डिपार्टमेंट हेड है, ठीक है, और फिर सुपरवाइज़र है, फिर वर्कर है। तो वर्कर रिपोर्ट करेगा सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र करेगा रिपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड को, फिर वो जनरल मैनेजर को करेगा और लास्ट में MD को करेगा, ठीक है। ये होती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। हर बंदे को पता होता है कौन उसका बॉस है, किसे उसको क्या है बताना है, कहाँ से उसको फीडबैक मिलने वाला है।
फ़ायदे क्या है, देखो सिंपल सा है सिस्टम, है ना, क्लियर अथॉरिटी पता है, क्विक डिसीजन हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है इसमें, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल बना रहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड स्ट्रॉन्ग सुपरविजन होती है। पर डीमेरिट्स भी हैं इसके, जैसे टू मच वर्क हो जाता है टॉप मैनेजर्स पे, ठीक है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे लैक कर सकती है अगर एक्सपर्ट्स नहीं है मैनेजर उस एरिया में, स्टिल उन्हें वो डिसीजन लेना ही पड़ रहा है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर आपको ऊपर कुछ बताना है तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के ही थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को फ्लो करवाना पड़ेगा। ऑटोक्रेसी होती है इसमें, रिस्क ऑफ ऑटोक्रेसी है, जैसे टू मच पावर अगर वन पर्सन के हैंड में दे दी, ठीक है, तो डिक्टेटरशिप स्टाइल हो सकता है इससे। पुअर कोऑर्डिनेशन अगर है तो पुअर कोऑर्डिनेशन हो जाता है लार्ज कंपनी में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस कमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा ही आता था +1 में, है ना, +2 में। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को हम आर्ट और साइंस दोनों बोल सकते हैं। बिकॉज साइंस क्यों बोला? क्योंकि इसके कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल है। आर्ट क्यों बोला? क्योंकि पर्सनल स्किल्स, जजमेंट, एक्सपीरियंस सब लगता है इसमें एक मैनेजर का, ठीक है। तो वही पढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा। मैनेजमेंट एज अ साइंस पढ़ें तो यस, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, रूल्स हैं इसके, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके कुछ, ठीक है। जैसे साइंस में कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे मैनेजमेंट में भी क्या है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। जैसे फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, है ना। अच्छा, साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो कि कैसे एक्शंस क्या है रिजल्ट को लाते हैं, वैसे ही क्या है प्लानिंग क्या है बेटर रिजल्ट ला रही है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, मैनेजमेंट थ्योरीज क्या है डेवलप की गई है यही तो ऑब्जर्व करके कि रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशन कैसी होती है। फिर है सिस्टमैटिक नॉलेज, जैसे साइंस में एक प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे से, वैसे ही हमारा इसमें भी है मैनेजमेंट में, ठीक है। आर्ट कैसे है? पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, क्रिएटिविटी लगेगी, एक्सपीरियंस लगेगा मैनेजर का, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बनता है इसमें, ठीक है। जैसे आर्ट है तो मैनेजर भी क्या है बेटर होता रहता है एक्सपीरियंस के साथ। सिचुएशनल हैंडलिंग होती है, जैसी सिचुएशन है वैसे मैनेजर को क्या है अपने मैनेजमेंट उस हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंक्लूजन देख लो, साइंस भी है और आर्ट भी है। ये हमने कर लिया सिस्टम अप्रोचेस क्या होती हैं, तो सिस्टम अप्रोचेस भी हमने क्या है ये डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो ये बताया सिस्टम क्या होता है, फीचर्स क्या है। सिस्टम अप्रोच के फीचर्स हैं, ये इंटरडिपेंडेंस होती है, हर बंदा एक दूसरे से क्या लिंक्ड होता है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस मॉडल, जैसे इनपुट हो गया रिसोर्स होते हैं इसमें, मनी, पीपल, रॉ मटेरियल। आउटपुट हो गया जो भी प्रोसेस क्या होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। आउटपुट क्या हो गया जो प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, है ना। फीडबैक हो गया। फिर इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे ये सिस्टम मतलब वो जो सिस्टम है वो किससे अफेक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है आपको। और ये बेनिफिट्स हैं सिस्टम अप्रोच के, इसके थ्रू आप देख सकते हो, समझ सकते हो, चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। एमबीओ के बेनिफिट और लिमिटेशन अगेन आ रखे हैं, ये भी हमने कर लिए हैं। इसके बाद ये देखो, डेलीगेशन इज़ एन आर्ट, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव डेलीगेशन। तो ये लिमिटेशन वगैरह पूछ लिया आपसे। तो डेलीगेशन एक आर्ट है, तो डेलीगेशन एक आर्ट कैसे है, क्यों हमने बोला? क्योंकि इसमें जजमेंट रिक्वायर्ड होती है। एक मैनेजर है वो वाइजली डिसाइड करता है कि क्या डेलीगेट करना है, किसको करना है, कितना करना है, ठीक है। और वो उसकी नीड और अंडरस्टैंडिंग पे ही होता है। इसमें अंडरस्टैंड करना होता है लोगों को, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय क्या अलग होता है, तो एक गुड मैनेजर वही होगा जो क्या है उस बंदे को वो काम दे जिसमें वो एक्सपर्ट है। इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग होती है एंड मोटिवेट करना होता है अदर को भी, ठीक है। लिमिटेशंस हमने देख लिए हैं, बैरियर्स में लिमिटेशन ही पूछे हैं, तो ये बार बार वही पॉइंट है। फिर आपको 14 प्रिंसिपल्स आ गए हैं, और उसके साथ ना आपको ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी पूछा जा रहा है, तो आप ये भी बताओगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मतलब इसके पूछे हैं, तो कंट्रोलिंग, ये सब आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है एंड मैनेजर बीइंग मैन ऑफ एक्शन शुड हैव नो यूज़ ऑफ इट, कमेंट। तो देखो ये करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। पहले तो प्लानिंग क्या है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोसेस है मैनेजर के लिए, इवन दो इसमें क्या है दे आर मैन ऑफ एक्शन, ठीक है, इवन दो दे आर मैन ऑफ एक्शन। कैसे अंडरस्टैंड करें? तो देखो प्लानिंग क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम सोचते हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और हु विल डू इट। फर्स्ट स्टेप है ये पहले तो मैनेजमेंट का। अब ये मैनेजर की हेल्प करता है डिसीजन लेने में, ठीक है। प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व वगैरह करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैनेजर के लिए? उसको डायरेक्शन देता है, ये उसकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, रिसोर्सेज वेस्टेज नहीं होते इससे, और फ्यूचर चैलेंज के लिए बंदा रेडी रहता है। फाइनल कमेंट देखो, इवन दो मैनेजर आर मैन ऑफ एक्शन दे मस्ट प्लान, ठीक है। बेशक वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं काम, बट उनको प्लान बनाना पड़ेगा उस काम को करने से पहले। विदाउट प्लानिंग एक्शन है जो वो रॉन्ग जा सकता है, रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकता है। तो प्लानिंग एंड एक्शन क्या है, गो होते हैं हैंड इन हैंड, साथ के साथ। तो प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजर की स्मार्टली एक्ट करने में और एफिशिएंटली एक्ट करने में। तो सिंपल वर्ड बोले में तो प्लानिंग एक रोड मैप है, ठीक है। इवन बेस्ट ड्राइवर है जो मैनेजर, ठीक है, उसको भी मैप चाहिए होता है ना कि वो उस डेस्टिनेशन तक कैसे एक अच्छे से मतलब अच्छे जल्दी जल्दी पहुंच जाए गोल तक। तो वैसे ही प्लानिंग क्या है यूज़फुल होती है उसके लिए और नेसेसरी है मैनेजर के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग क्या है, स्टेप्स बता दो। सो ये हमने ऑलरेडी कर लिया। फिर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्सप्लेन वेरियस डिफिकल्टीज फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, हाउ इट बी मेड इफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन देखो कितनी बार ही आया है ना, प्लानिंग हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इनमें से भी क्या है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इनको आपको और अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस जो कि आपको सेक्शन बी से आए हैं। तो जिसने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है उसे ये भी पता लग गया होगा कि इन क्वेश्चन से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, देखी है पूरी, तो लाइक करो, शेयर करो एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो आए और अदर सब्जेक्ट की भी आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को नोट्स अगर बाय करने हैं तो टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।